हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया। फ्रिक्शन में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा और दो इम्पोर्टेंट उसमें टर्म्स देखे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। आज हम फिर से कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक बातें करेंगे और प्रीवियस ईयर फ्रिक्शन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर याद होगा आपको पिछला वीडियो, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो बेसिक बातें मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा इक्वल टू म्यू, ये प्रूव किया था हमने। और एक था एंगल ऑफ रिपोज, ये इसको हमने अल्फा से डिनोट किया था। tan अल्फा इक्वल टू म्यू, tan अल्फा इक्वल टू, हाँ tan अल्फा से डिनोट किया ना हमने उसको, तो tan अल्फा इक्वल टू म्यू, ये प्रूव किया था। अब इसमें बुक्स में बहुत सारे मींस पॉइंट्स गिवन होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन गिवन होते हैं, है ना। तो इतने सारे डिफरेंट सिचुएशन में बहुत अलग अलग तरह के फार्मूले बनते हैं, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपल। इससे पहले जो हमने यूनिट देखा लॉज ऑफ मोशन, उसमें एफबीडी देखा हमने, एफबीडी। तो अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोस कंप्लीट करो देखना, और फिर यहां पर आना है, तो एकदम परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमको सिर्फ कुछ बेसिक बातें आना चाहिए। जैसे हम रिजॉल्व करते हैं कोई चीज को, उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, या कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, है ना। सिंपल जो फोर्सेस होते हैं उनके डायरेक्शंस पता होना चाहिए हमको। जैसे देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई ऐसा ब्लॉक है तो वेट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट का डायरेक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर हमने फोर्स इस तरफ लगाया तो अब यहां पर इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ने वाली है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब जैसे सिचुएशंस हमने देखे थे लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट में, सेम वैसे के वैसे ही है, सिर्फ एक फोर्स बढ़ जाएगा यहां पर, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है, अपोजिट टू द मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे बता देंगे। अगर ये मोशन में है तो एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर होगा, लेकिन हम उसको ऐसे समझने के लिए यहां पर बताएंगे। तो ये एक बात, ये बेसिकली ये अगर आता है, ये जो अभी मैं जो बता रहा हूं इसको समझ लो अच्छे से, ये बेसिक पॉइंट्स एकदम। या सपोज ऐसे ऐसे सिचुएशन इंक्लाइंड प्लेन की, यहां पर ब्लॉक रखा है, ये सब हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, बस उसी को एक्सटेंड करना है। तो ऑटोमेटिकली इसके सब एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज या कोई भी एमसीक्यू बन जाएगा। ये एंगल थीटा है, यहां पर ये इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एन, तो mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे हम ऐसे। ये एंगल थीटा है, तो फिर से ये बहुत बार बताया मैंने, फिर से देख लो। ये एंगल थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, ऐसे देखो इसको, ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, ये यहां पर हमारा इस तरफ, ये ऐसे ऐसे, इसको मैंने ये पॉइंट को ये यहां पर ले लिया। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो फिर ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। और एंगल के साइड का कंपोनेंट ये देखो, ये है हमारा mg फोर्स, और ये है mg cos थीटा, और यहां पर आएगा फिर mg sin थीटा। अब ये कहां पर सीखा हमने, वेक्टर में सीखा। जैसे ऐसे कोई कंपोनेंट है, ये कोई एक वेक्टर ले लो, सपोज वेक्टर p ले लिया हमने, ये एंगल थीटा है, तो उसके साइड का कंपोनेंट जो होता है, एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, p cos थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट p sin थीटा। तो यहां से एक बात याद रखना है, जब भी हम कोई वेक्टर रिजॉल्व करेंगे
तो एंगल के साइड का कंपोनेंट, एंगल जो होगा ना एंगल, उसके साइड का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर में से लिया, ये हम लॉज ऑफ मोशन में से ले रहे हैं एफबीडीस। तो ये देखो, ये mg वेट है, ये mg, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया हमने। अब देखो यहां पर फ्रिक्शन के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, हेडिंग जो होगी ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के जो वर्ड्स होंगे उसको अच्छी तरह से समझना है बस। इतने सारे डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, तो वो कुछ भी आपको याद रखना नहीं है, सिर्फ ये बेसिक बातें याद रखो, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फ्रिक्शन के लिए एक बात ये याद रखना है, जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो सपोज ब्लॉक स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा, बस इतना ही। फिर कुछ पुली प्रॉब्लम आएगी, पुली प्रॉब्लम भी हमने डिटेल में देखा है, नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखो पुली प्रॉब्लम्स का, है ना। तो पुली में क्या होता है, सपोज ऐसे कोई ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक रखा है, यहां पर पुली है, यहां पर, तो यहां पर भी जैसे हमने उसमें दिखाया फोर्सेस, वो टॉपिक में दिखाया। ये सपोज m1 मास, ये है m2 मास, तो इसका वेट है m2g, इसमें टेंशन T एक्ट होगा, यहां पर भी टेंशन T, इसका वेट m1g, नॉर्मल रिएक्शन n या r भी ले सकते हैं। अब देखो जब इसकी मोशन होगी तब फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, एक एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ गया सिर्फ यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेम उसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को साथ में लेकर। अब जैसे हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में या स्पेशली एफबीडीज में पुली प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम वैसे ही क्वेश्चंस है, सभी वैसे ही सिचुएशंस होंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा एक फोर्स बढ़ जाएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होगा। तो ये सब बेसिक जो बातें हैं वो यूज करेंगे हम। सिंपल और कुछ फार्मूले, सिंपल बेसिक फार्मूले जो होते हैं, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, 3 काइनेमेटिकल बेसिकली इक्वेशंस यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब हमने 1 डायमेंशनल मोशन में स्टडी करे हुए। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। यहां से हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट भी मिलता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी हमने 1 डायमेंशनल मोशन में सॉल्व किए थे, अभी और कर लेंगे हम। तो यहां पर बॉडी विल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, ये टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस हो गए। वर्क डन का कहीं पर फार्मूला आ जाएगा कि वर्क कितना करना पड़ेगा, कोई ब्लॉक होगा ऐसे, इसको ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। और ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो अब इन्हीं बेसिक बातों को लेकर एमसीक्यूज, डायरेक्ट एमसीक्यूज पर आते हैं हम। कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट, कोई कुछ नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नीट 2023 में पूछा था, यहां पर म्यू की वैल्यू गिवन है, और डायग्राम में दिखाई थी म्यू की वैल्यू, म्यू इक्वल टू 1/√3 ऐसे दिया है यहां पर। और क्या पूछा है हमसे, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, नेट फोर्स कितना है। तो पहले तो हम इस पर डिफरेंट जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देख लेते। देखो इसका वेट mg, mg को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये 30 है तो यहां पर भी एंगल 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos 30, और इधर का कंपोनेंट जो होगा ये होगा mg sin 30। ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे n, और एक यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। हिंट तो ऑलरेडी मिल गई हमको, रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पर हमको पूछा नेट फोर्स, तो मोस्टली ये 0 ही होने वाला है, देखते चेक करते बट हम। ओके, तो देखो अब ऐसे तो बैलेंस है, ये ऐसे तो बैलेंस ही होगा,
n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये तो बैलेंस ही है बिकॉज ये ब्लॉक इधर नहीं जा रहा है या इधर भी नहीं जा रहा है, इधर नहीं जाएगा ना। हमको चेक करना है फ्रिक्शनल फोर्स और ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इक्वल है या नहीं है, बस इतना चेक करना है। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये भी इतना, ये भी अगर इक्वल है देन द नेट फोर्स विल बी जीरो, तब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बिकॉज ऐसे बैलेंस हो रहा है, ऐसे बैलेंस हो रहा है तो मूव हो गई नहीं, नेट फोर्स विल बी जीरो। बट कंडीशन हमारी ये है कि ये जीरो, ये सेम आता है या नहीं आता है, देखते हैं। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू बना लेते हैं, चलो मास 2, जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 10 आ रहा है आंसर, इधर इधर भी 10 आना चाहिए, तब ये बैलेंस हो जाएगा। तो एफ है म्यू एन, म्यू एन की वैल्यू ये है, ये एम जी कॉस 30, थीटा की वैल्यू 30, म्यू की वैल्यू गिवन है 1/√3, मास है 2, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, देखो 2 कैंसल, √3 कैंसल, तो इधर भी 10 ही आ रहा है, इधर भी 10 ही है। मींस देखो नॉर्मल रिएक्शन और ये तो ऑलरेडी बैलेंस थे ही, हमको सिर्फ इतना चेक करना था ये और ये बैलेंस है क्या, तो है बैलेंस, सेम फोर्स एक्ट हो रहे, तो नेट फोर्स कितना एक्ट होगा इस पर, जीरो। इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, फिर इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary, और म्यू की वैल्यू गिवन है 0.15। तो क्या पूछा हमसे, सपोज ऐसे कोई कार है, ऐसे कोई कार है, इसमें कोई बॉडी रखी हुई, यहां पर रखी हुई, तो कार का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सो दैट द बॉडी शुड बी एट रेस्ट। तो देखो यहां पर ये बॉडी का मास ले लेते हैं, ये वेट लेते हैं mg, नॉर्मल रिएक्शन n, कार अगर इस तरफ एक्सेलरेशन हुआ कार का, तो बॉडी पर इस तरफ फोर्स लगा, बॉडी पर फोर्स या बॉडी पर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। कार अगर सामने गई तो बॉडी, ये जो ब्लॉक रखा है ये पीछे की तरफ जाएगा, कितने फोर्स से, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स से। कार का एक्सेलरेशन m ए हुआ, एक्सेलरेशन ए, तो इसका एक्सेलरेशन ए अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये ब्लॉक इधर जा सकता था बट अब इधर जा रहा है, मींस इसकी मोशन इस तरफ है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर इस तरफ एक्ट होगा, मोशन इसकी ऑब्वियस मोशन इस तरफ होगी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ। और हमको क्या पूछा है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, स्टेशनरी। कब स्टेशनरी रहेगा, जब ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब हो जाएगा, तब स्टेशनरी रहेगा ब्लॉक, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ऐसे n इक्वल टू एम जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एम ए इक्वल टू एफ, एम ए इक्वल टू एफ की जगह पर रखेंगे म्यू एन, ये बेसिक अपना फार्मूला, एम ए, फिर यहां पर म्यू एन की जगह पर एम जी ले लेते हैं, एम जी, देखो मास मास कैंसल हो गया, तो सिंपल हमारा आंसर आ गया। म्यू की वैल्यू कितनी थी, 0.15 थी, और जी की वैल्यू कितनी लेना है, 10 लेना है, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ऐसा एक सरफेस ले लेते हैं, ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, मींस फ्रिक्शनल फोर्स लेना है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये फोर्स अप्लाई किया, सपोज इसको हम स्मॉल एफ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स को कैपिटल एफ लिया, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स is applied on the body but it does not move, ऐसे फोर्स अप्लाई किया हमने तो ये मूव नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या कि यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये इसको यहां पर इन्होंने कैपिटल एफ दिया है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए या उससे फ्रिक्शनल फोर्स कम होना चाहिए। ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम की भी ले ली हमने तो ये दोनों इक्वल ले लेते हैं। चलो ठीक है, मिनिमम कंडीशन इक्वल की आएगी। फिर क्या दिया, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका वेट देखो ये है mg और ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो किसका रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मींस ये एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, इनका रिजल्टेंट याद करो। ये सेम टॉपिक लिया था फर्स्ट वीडियो में, इसको हमने द रिजल्टेंट, अच्छा इसमें इन्होंने इसको एफ नाम दिया, तो चलो हम इसको एफ बोल देते हैं। एक काम करते हैं, ये जो अप्लाइड फोर्स था उसको सपोज कुछ तो भी पी, फ्रिक्शनल फोर्स एफ, और ये जो इनका रिजल्टेंट है देखो क्या दिया इन्होंने, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, इसको इन्होंने एफ से डिनोट किया। एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय एफ, तो एफ कितना, सेम पॉइंट लिया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, देख लो फिर से देख लेते। तो ये कितना होगा और उसका मैग्नीट्यूड ऐसे दिया है। तो हम इसकी मिनिमम कंडीशन देखते हैं, मींस इक्वल टू की कंडीशन से चेक कर लेंगे हम, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स, यहां पर ये एंगल है, इसी को तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा था, ठीक है ये। तो अब ये F इक्वल टू, सिंपल देखो F इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम भी यूज अगर कर रहे हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो ये ऐसा आएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा एन स्क्वायर नॉर्मल रिएक्शन, और ये आ जाएगा एफ स्क्वायर। देखो ये एफ है कैपिटल एफ, ये स्मॉल एफ यहां पर ले लिया, ये और ये नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंपल यहां पर F इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो n तो नॉर्मल रिएक्शन है, और ऑप्शंस में mg भी दिया है, इसलिए इसको हम n इक्वल टू mg बैलेंस हो रहा है ना, तो m इक्वल टू mg स्क्वायर लिख लेते हैं, mg स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू n और n, अच्छा ठीक है एक स्टेप बढ़ा देते चलो, म्यू n का स्क्वायर, फिर यहां पर mg स्क्वायर प्लस यहां पर आएगा म्यू स्क्वायर n स्क्वायर, और n स्क्वायर के लिए मैं mg स्क्वायर ले रहा हूं, mg स्क्वायर कॉमन लेकर रूट के बाहर लिख लिया, तो क्या आएगा mg, और यहां पर क्या बचेगा फिर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये मिनिमम कंडीशन तो इतनी होना चाहिए, तो ऑप्शन तो है हमारे पास mg रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये सब बातें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर ली है, तो क्या आएगा इसका आंसर सोचो। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये आंसर, ये सेंटेंस तो करेक्ट है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उससे भी ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं वो होता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये तो हमारा फार्मूला ही है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट है। थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ये रॉन्ग है, मींस ये हमारा आंसर है, इनकरेक्ट पूछा था ना हमसे, इनकरेक्ट क्यों, देखो F इक्वल टू म्यू n, F अपॉन n इक्वल टू म्यू, ये क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, F फिर इक्वल टू म्यू इक्वल टू नो यूनिट, इसको यूनिट ही नहीं है, तो यूनिट है ही नहीं, इसको तो डायमेंशन भी नहीं है, ओके, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, तो ये रॉन्ग है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल इसका स्टडी किया है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो इसमें से रॉन्ग सेंटेंस ये है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, तो इसके पहले डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा टेबल है एक,
ये मास ले लेते हैं m1. A block of mass m1 rests on horizontal table. A light string connected to it passes over a pulley at the edge of table, and from its other end another block b of mass m2 is suspended. ठीक है, ऐसे तो यहां पर हम एक पुली ले लेंगे और दूसरा मास यहां पर सस्पेंडेड है, ये है m2. ओके. कोएफिशिएंट ऑफ kinetic friction between block and table is mu k. When the block A is sliding on the table, then the tension on the in the string is. तो यहाँ पर सिंपल टेंशन पूछा है और सिंपल सा क्वेश्चन है. लास्ट जो हमने चैप्टर देखा उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसे सॉल्व किए. तो क्या करना है, देखो सब फोर्सेस बताएंगे इस पर. m1 पर फोर्स m1g, इस पर नॉर्मल रिएक्शन n, ये है टेंशन T, और m2 पर भी टेंशन T, इसका वेट m2g. अब ब्लॉक ये मूव हो रहा है, मींस इस तरफ जा रहा है, तो यहां पर ये इस तरफ जाएगा. ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा. तो यहां पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नेट फोर्स कितना है और उस पर से एक्सेलरेशन. तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहां पर लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मासेस. तो नेट फोर्स कितना है, देखो यहां पर m2g. m2g में से ये माइनस करना है. यहां पर माइनस क्या करोगे, अब देखो यहां पर नेट फोर्स तो m2g है, सिर्फ m2g, और ये तो बैलेंस हुआ. इसकी मोशन इस तरफ हुई तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ आएगा, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स. टेंशन तो एक्सटर्नल फोर्स में लेते ही नहीं हम, ये तो इंटरनल फोर्स है. तो नेट फोर्स ऐसे हुआ, यहां पर देखो m2g में से f माइनस करो, f अपॉन मासेस. मासेस मींस m1 प्लस m2, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं m2g माइनस f की जगह पर म्यू n, और n बैलेंस हो रहा है इसका m1g के साथ, तो m1g अपॉन m1 प्लस m2. तो ये एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास. क्या पूछा, टेंशन पूछा, यहां पर अप्लाई कर देंगे. m2g में से टेंशन को माइनस करना है. क्यों माइनस करना है, बिकॉज m2g ग्रेटर है. बिकॉज देखो ये इधर आ रहा है तो ये m2 नीचे आएगा ना, तो m2g में से टेंशन को माइनस करना है. तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. हमसे पूछा है ये, तो सिंपल क्या करते देखो m2g, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं m2g माइनस m2a इक्वल टू t. m2 कॉमन ले लेते, या रहने दो ऐसे. अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इसको. m2g माइनस m2a, ये m2, और a की वैल्यू यहां पर ये पुटअप करना है. तो a के लिए पुटअप करेंगे हम m2g माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू t. और थोड़े यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है, उस हिसाब से यहां पर आंसर देखना है. तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, है ना. देखो अब इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. m2g इसके साथ, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मींस 1 है, तो यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऐसे आएगा. डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, m2 m1 m2 m1g, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस m2 स्क्वायर g माइनस, ये एज इट इज रहेगा, माइनस m2 स्क्वायर g. देखो ये माइनस साइन की वजह से फिर यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे m2 स्क्वायर g प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पर म्यू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू t. अब देखो ये टर्म तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, प्लस माइनस है इसलिए, और इनमें m1 m2 को कॉमन ले लो. ठीक है, m1 m2 कॉमन लेने के बाद
ये दो टर्म्स में m1 m2 कॉमन ले लिया, m1 m2 कॉमन, 1 प्लस प्लस म्यू के और g भी कॉमन लिया अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू t। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चेक करते कहां पर है ऐसे, m1 m2 देखो ये 1 प्लस म्यू के g, हाँ तो ये आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नीट 2015 का क्वेश्चन है अगेन। अ प्लैंक विथ अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड, मीन्स ऐसे बोल रहे, देखो एक ऐसे रखा है, ऐसे देखते ऐसे प्लैंक, प्लैंक मीन्स ऐसे उड़न है, कुछ उड़न प्लैंक होती है ना हमारे ऐसे, तो यहां पर हमने इसको एक ऐसे ब्लॉक रखा और ये जो प्लैंक है इसको उठाना है ऐसे, ऐसे उठाना है, तो ये यहां तक उठा दिया इसको ऐसे। A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts to slip, मीन्स ये जो बॉक्स होगा ये यहां पर ऐसे उड़ गया होगा ऐसे, तो ये जब 30 डिग्री एंगल होगा, 30 डिग्री एंगल, तब ये स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन, फिर ये 4 मीटर डाउन नीचे आ जाएगा इन 4 सेकंड। और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ये पूछा है हमसे। तो यहां पर देखो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो ये तो हमने एंगल ऑफ रिपोज की बात करी थी, ये तो एंगल ऑफ रिपोज ही है, तो सिंपल यहां पर तो सबसे पहले हमको एंगल ऑफ रिपोज का फार्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज पता नहीं है तो फर्स्ट वीडियो में एक बार फिर से देख लेना। एंगल ऑफ रिपोज ऐसे हमने ऐसे लिया था, tan अल्फा इक्वल टू म्यू, ये हमने अल्फा से डिनोट किया था, तो अल्फा यहां पर मींस थीटा ये एंगल कितना है tan 30, और ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज जस्ट मोशन स्टार्ट हो गई, यहां से स्टार्ट हो गई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू म्यू एस, 1/√3 की वैल्यू होती है 0.5774 और इन्होंने इसको अप्रोक्सीमेटली लिया है 0.6, इसको राउंड ऑफ कर लिया है। अब मैंने 1/√3 कहां से ला लिया है ये वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत जगह काम आते हैं। देखो 4 वैल्यूज बताता हूं, √2 की वैल्यू 1.414, √3 1.732, ये वैल्यूज 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7071, ये लर्न करना है वैल्यूज हमेशा के लिए, और 1/√3 की वैल्यू होती है 0.5774। बहुत जगह पर हम ये वैल्यूज यूज करते हैं, तो ये वैल्यूज, ये दो तो हमको हमेशा दिखती है वैल्यू, ये भी वैल्यू कैलकुलेशंस में हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 1/√3 की वैल्यू मीन्स 1/1.732 को डिवाइड किया तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे बनती है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 0.6 लिया। फर्स्ट क्या पूछा था हमसे म्यू एस, तो आंसर तो कंफर्म हो गया हमारे पास, कौन सा फर्स्ट, क्यों फर्स्ट, 0.6 यहां पर भी तो है, बट यहां पर देखो आंसर क्या है, दूसरा आंसर भी 0.6 है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है देन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो दूसरा आंसर हमको कैलकुलेट करने की एक्चुअल में जरूरत है ही नहीं, यह आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक आंसर कैलकुलेट कर लिया ना हमने 0.5, अब तुम बोलोगे ये आंसर भी तो ऐसे ही, बट यहां पर वैल्यू इन्होंने 0.5 दी है, 0.5 नहीं है वैल्यू, 0.5774 है, उसको अप्रोक्सीमेट उन्होंने राउंड ऑफ कर ऑप्शंस में 0.6 दिया, तो सेकंड पार्ट हमको कैलकुलेट करना ही नहीं एक्चुअल क्वेश्चन में, अभी तो करेंगे हम यहाँ पर, बट एग्जाम में उतना टाइम बच जाएगा ना हमारा, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए फिर। या हमारा आंसर फर्स्ट 0.6 आ रहा है, तो 0.6 फर्स्ट तो इसमें भी है, ठीक है, बट हमको ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू की वैल्यू भी उसके लिए ज्यादा होगी ना फिर, तो ये यहाँ पर फिर ये दोनों में से हमको एक चूज करना है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना वैसे भी, बिकॉज दोनों के वैल्यू सेम है, सेम हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो एक्चुअल जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन है ये, तो इतना ही सॉल्व करना था, तो यहां से हमारा आंसर क्लियर हो जाता।
अच्छा, सेकंड पार्ट अगर कैलकुलेट करना है हमको तो देखो कैसे करेंगे। क्या दिया इन्होंने कि ये जो ब्लॉक है ये 4 मीटर नीचे आ गया, 4 मीटर नीचे आ गया, और कितने टाइम में आया, 4 सेकंड में आया। तो हम यहां पर थोड़ा काइनेमेटिकल इक्वेशन से इसका पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सेलरेशन देखो, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी उसकी, जब ऊपर ले गए तो यहां से वो स्टार्ट हुआ ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये कितना है, 4 है, हाफ एक्सेलरेशन, और टाइम कितना लगा, 4 सेकंड लगा, 4 4 16। तो ये हो गया 8/16, 8/16 इक्वल टू ए, या फिर a इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मीन 0.5। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.5। अब कितना देखो, अब यहां पर इसके फोर्सेस बता देते हैं। ये है ब्लॉक का वेट mg, ठीक है, ये है mg cos 30, ये mg cos 30, और ये नॉर्मल रिएक्शन है n, तो ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30, और फ्रिक्शनल फोर्स तो है यहां पर, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है, मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स, इधर तो बैलेंस हो गया। अब यहां पर हम ऐसे करेंगे, mg sin 30 में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करने के बाद इसका नेट फोर्स मिलेगा ma, ठीक है। मास दिया है, नहीं दिया है वैसे कैंसल हो जाएगा। देखो m, g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2, g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2। फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू n इक्वल टू ma, a की वैल्यू है ना हमारे पास, a की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं यहां पर 0.5 या 1/2 रख लो। एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मींस 1/2 रख लेते हैं। चलो, तो ये हो गया 5m माइनस म्यू के, काइनेटिक है ना इसलिए म्यू के लिख लेंगे। n की जगह पर क्या रखना है, यहां पर देखो n की जगह पर mg cos 30, mg cos 30 इक्वल टू ये हो गया हाफ m, थोड़े कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो m हर टर्म में m है तो m को छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 माइनस म्यू के, g की वैल्यू ले लो 10, और cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5√3 हो गया, 5 5 कॉमन ले लेते हैं, 5, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस √3 म्यू के, देखो 5 कॉमन ले लिया था ना हमने, और इक्वल टू 1/2। 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस √3 म्यू के इक्वल टू 1/10, 1 माइनस 1/10 इक्वल टू √3 म्यू के। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9/10, तो यहां पर अब इसको यहां लिख लेते हैं 9/10, 9/10, और ये √3 डिवाइड में कर देते, √3 इक्वल टू म्यू के। फिर ये जो 9 है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जो 9 था उसको हम यहां पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख लेते। देखो 9 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 3 जा 9, तो ये √3 कैंसिल करने के लिए मैंने ऐसे किया। अब यहां पर √3 की वैल्यू, ये कैलकुलेशन लास्ट आप कर लेना। देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो मींस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर अपना 0.5 समथिंग आ जाएगा वहां पर, तो ये 0.5, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में ये वाला पार्ट करना ही नहीं था, अगर कंसेप्ट पता है हमको तो इतना टाइम बच जाता हमारे पास, ये सब लिखने का जो टाइम है ना, एक्सेलरेशन वगैरह, यहां पर आंसर आ जाता हमारा, ठीक है, तो इतना टाइम बच जाता। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नीट 2014 में पूछा था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अ सिस्टम ऑफ 3 masses m1 m2 m3 ऐसे दिया है, कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p, mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough means यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल टेबल,
द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लिजिबल मास, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या है ये पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए लॉज ऑफ मोशन में, पुली प्रॉब्लम में भी सॉल्व किए, पुली प्रॉब्लम में ही सॉल्व किए ज्यादातर। तो यहां पर देखो ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा हमारा। यहां पर इसका वेट एक्ट हो रहा है m1g, बीच में ये सब टेंशन है, यहां पर T1 होगा, यहां पर टेंशन चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं हमको। दूसरा एक मेन फोर्स एक्ट हो रहा है, इनकी मोशन इधर हो रही है तो इन पर दोनों मास पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या है, म्यू एन, और एन क्या है, एन ये दोनों की नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी दोनों के वेट से। तो यहां पर म्यू एन के लिए हम लिखेंगे, एन के लिए लिखेंगे m2 प्लस m3g, हम हमेशा ऐसे लिख रहे हैं ना, n इक्वल टू mg। तो यहां पर n नॉर्मल रिएक्शन दोनों की, और यहां पर उसका वेट। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये बात कही थी मैंने फर्स्ट वीडियो में। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इनका एरिया बड़ा है तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो सिंपल देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो बस दो ही तो फोर्स एक्ट हो रहे, एक इधर खींच रहा है इसको, और ये फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से इधर, और नेट मोशन इधर होने वाली है, तो वही तो एक्सेलरेशन है हमारा, है ना। तो ये इसके लिए एफबीडी, इसके लिए नेट फोर्स लिख लेते हैं हम, या डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख लेते हैं ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स। इधर फोर्स है m1g माइनस, और इधर का फोर्स है म्यू m2 प्लस m3g, ये हो गया नेट फोर्स अपॉन मासेस, मासेस है m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। और एक बात दी है इन्होंने कि सब मासेस इक्वल है, मतलब सब मासेस सेम है। यहां पर m1 m2 सेम है, तो ये mg, ये लिख लिया mg माइनस म्यू, और ये m प्लस m टॉइस m g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो इसके लिए आ जाएगा 3m। m कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, इनमें से g को कॉमन लेंगे तो यहां पर ऐसे मिलेगा 1 माइनस 2 म्यू, g को कॉमन लिया और अपॉन 3, ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू g अपॉन 3, इसलिए आंसर इसका C। द अपर पार्ट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, देखो इसको, ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा पहले एक बार हम थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया बना लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे एक सरफेस है, सपोज प्लेन सरफेस है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। सपोज ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ये एंगल है थीटा, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ, तो यहां पर इसका वेट होगा mg, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये एंगल थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये कितने फोर्स से नीचे आ रहा है स्मूथ सरफेस पर, ये फोर्स है F इक्वल टू mg sin थीटा, F को लिखेंगे ma इक्वल टू mg sin थीटा, mm कैंसल, तो एक्सेलरेशन कितना होता है यहां पर फिर g sin थीटा, स्मूथ सरफेस पर, मींस ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ g sin थीटा एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, स्मूथ सरफेस अगर है तो। अच्छा, सेम सिचुएशन में हम रफ सरफेस अगर ले लेते हैं, तो ये रफ सरफेस है, मींस फ्रिक्शनल फोर्स है यहां पर, तो सेम कंडीशन, ये एंगल थीटा, ये mg वेट, mg cos थीटा, और यहां पर फोर्स लगा mg sin थीटा, बट फ्रिक्शनल फोर्स है यहां पर, फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, मोशन के अपोजिट, ओके। ये है नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू एन, या फिर म्यू mg cos थीटा।
यहां पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मींस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस विल गिव फोर्स ma। mg sin थीटा माइनस f की जगह पर म्यू n लिया हमने, इक्वल टू ma, या फिर mg sin थीटा माइनस म्यू n किसके साथ बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो रहा है, इक्वल टू ma। तो यहां पर हम m और m कैंसल कर देंगे, तो एक्सेलरेशन यहां पर हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन होता है, एक्चुअली रिटार्डेशन होता है, क्योंकि जी साइन थीटा में से माइनस हो रहा है यहां पर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो अब देखो ये क्वेश्चन पर आते हैं, द अपर हाफ पार्ट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, अपर हाफ पार्ट मींस यहां पर इतना पार्ट इज परफेक्टली स्मूथ, तो ये स्मूथ पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये है रफ सरफेस। तो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, और यहां पर बाद में रेस्ट हुआ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी 0। तो क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, म्यू इक्वल टू, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा बेस बता दिया मैंने आपको, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं हम कि स्मूथ सरफेस अगर है, इंक्लाइंड सरफेस अगर है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, रफ सरफेस अगर है तो एक्सेलरेशन इसमें से कुछ तो भी माइनस होगा, तो क्या माइनस होगा, म्यू जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एक माइनस होगा इसमें, ठीक है। तो अब यहां पर देखो हाफ पार्ट स्मूथ है और हाफ पार्ट रफ है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखो ये एंगल थीटा दिया है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। यहां पर इतना पार्ट देखेंगे पहले, सपोज टोटल ये इसकी लेंथ ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस s/2 हो जाएगा। तो ये कितने एक्सेलरेशन से आया यहाँ पर स्मूथ सरफेस, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज हम इसको बोल देते हैं v, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो इतने पार्ट में देखो क्या करना है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, इनिशियल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन कितना होता है स्मूथ पार्ट में, g साइन थीटा होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पर s/2 लिया हमने, s/2, तो ये 2 हो गया कैंसिल, तो v स्क्वायर की वैल्यू बन गई g साइन थीटा। मींस यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है g साइन थीटा, और यहां पर वेलोसिटी है सपोज v डैश विच इज 0, वो तो 0 है क्योंकि स्टॉप होने वाला है ना, दिया है क्वेश्चन में, दिया है विल अगेन कम टू रेस्ट, मींस यहां पर फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होना। फिर से थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर देंगे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मींस v डैश स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अब ये है हमारे पास v स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये तो 0 है, v स्क्वायर मींस यहां की वेलोसिटी जो ये है g साइन थीटा प्लस ट्वाइस। अब देखो एक्सेलरेशन, ये रफ सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना हुआ था, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, इसमें से कुछ तो भी माइनस करना है, तो ये एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे हम g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन के लिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फिर से s/2, फिर से ये 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, ओके, और यहां पर हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, अच्छा इसको ऐसे कर देंगे g साइन थीटा प्लस ये ब्रैकेट g साइन थीटा s है ना यहाँ पर, तो v स्क्वायर इक्वल टू s यहाँ पर भी था, ठीक है, तो यहाँ पर भी s आएगा, तो एस एस कॉमन लेके वैसे भी 0 से डिवाइड कर देंगे उसको, देखो
यहां से एस कॉमन लिया और 0 से डिवाइड कर दिया तो 0 ही आया। तो सिर्फ अब जी साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसको इधर शिफ्ट कर दो, म्यू जी कॉस थीटा प्लस हो जाएगा और ये ट्वाइस हो गया 2g साइन थीटा। जी एंड जी कैंसल, म्यू इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा म्यू इक्वल टू 2 टाइम्स टेन थीटा। ठीक है, 2 टाइम्स टेन थीटा विच इज सेकंड ऑप्शन। Question number 9. A conveyor belt is moving at a constant speed. कन्वेयर बेल्ट है सपोज ऐसे, एक ऐसे बेल्ट होता है ना कन्वेयर, ये कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप कर दिया, मींस ये बॉक्स की स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड ही है इनिशियल स्पीड। तो बॉक्स 2 मीटर पर सेकंड से मूव होने वाला है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सपोज ये बॉक्स यहां से जाकर यहां पर स्टॉप होने वाला है, मींस 0 वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस पूछे हमसे s। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर आइडिया लगती है कि v और u है, s है, तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसके लिए हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। कैसे, देखो ये ब्लॉक पर इसका वेट एक्ट हुआ mg। ठीक है, या सिंपल हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलो नॉर्मल रिएक्शन n। कन्वेयर बेल्ट की वजह से ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर ऐसे लगेगा। तो यहां पर फोर्स जो लगा वो ऐसे आया F। तो सिंपल बैलेंसिंग कंडीशन में हम ऐसे लिख ले F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। F मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स मींस म्यू n m a। म्यू n की जगह पर लिखेंगे हम g, एम एम कैंसल, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू जी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ हमारे पास कंक्लूजन बन रहे हैं। अगर ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन हमेशा म्यू जी ही आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएगा एक्सेलरेशन म्यू जी। अगर ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है तो ये तीन बातें याद रख लो ना। इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन कितना होता है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। और अगर ऐसे स्मूथ सरफेस है लेकिन रफ है, मींस यहां पर एक्सेलरेशन कितना होता है ये भी याद रख लेना, जी साइन थीटा में से म्यू जी कॉस थीटा माइनस कर देना। तो ये तीन बातें अगर हमने अभी याद अगर रख ली तो बहुत सारे मींस टाइम सेविंग हो जाएगा ये सब। अगर ऐसे ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में तो एक्सेलरेशन विथ फ्रिक्शन अगर है तो म्यू जी हो जाएगा, इंक्लाइंड है तो जी साइन थीटा स्मूथ सरफेस पर, और अगर ऐसे रफ सरफेस पर है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो देखो अगर ये याद रख लिया ना अभी आपने तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फास्ट क्वेश्चन फास्ट होंगे। ठीक है, तो हो गया ना, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया हमारा। तो देखो v थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। फाइनल वेलोसिटी 0। ब्लॉक स्टॉप होने वाला है, मींस ये रिटार्डेड मोशन होनी चाहिए, तो u स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस लिख लेते इसको। वेलोसिटी कितनी थी इसकी 2, जितनी कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी उतनी ही वेलोसिटी से आगे जाएगा ना वो। तो यहां पर आ जाएगा 4 ट्वाइस a मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते। देखो 0.5 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 इंटू s, तो ये हो जाएगा 10s, और इसको इधर शिफ्ट कर दो 10s इक्वल टू 4, s इक्वल टू 4/10 मींस 0.4। तो ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 2010 में पूछा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ड C एज शोन। तो क्या पूछा है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, द एक्सेलरेशन अल्फा
द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक। मीन्स ये कार्ट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ट्रक या कार्ट जो भी बोलना है, लॉरी ऐसे कुछ है और उस पर ये ऐसा ब्लॉक स्टिक हुआ है, तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए सो दैट इट will prevent the block from falling, satisfy which one of the following relation, ऐसे क्वेश्चन। तो सिंपल देखो यहां पर, अब ये ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इसका वेट mg, ओके, कार्ट इस पर एक फोर्स ma एक्ट करेगी, तो ये इस पर फोर्स एक्ट करेगा, तो ये एक ma फोर्स, ma मास इनटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन n, ओके, नॉर्मल रिएक्शन n, और एक फोर्स बचा है यहां पर, बाकी है कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो जब ये क्वेश्चन दिखेगा आपको तब तो हिंट लग ही जाएगी ना, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसमें भी लॉज ऑफ मोशन में भी बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये गिरा तो ऐसे गिरेगा, मींस मोशन उसकी ऐसे होगी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा उस पर, ऐसे। तो अब ये गिरना नहीं चाहिए, मींस बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगी, तो यहां पर हम इसको फर्स्ट ऐसे लिख लेंगे, ma इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे। अच्छा, गिरना नहीं चाहिए मींस ये फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन वेट, इससे वेट से ज्यादा होना चाहिए नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स वेट, या कम से कम इक्वल। तो यहां पर ऐसे साइंस भी पूछे हमसे, ये गिरेगा नहीं, कब नहीं गिरेगा, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स कम से कम उसके इक्वल हो या फिर ज्यादा होना चाहिए, तब नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला म्यू एन ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, एन की जगह पर रख लेंगे हम, देखो ma, मास इनटू एक्सेलरेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, देन mm कैंसल, तो एक्सेलरेशन आएगा फिर यहां पर, सॉरी ये म्यू नहीं, m कैंसल ना, तो g अपॉन म्यू, और इन्होंने a की जगह पर सिंबल इन्होंने अल्फा लिया है, ठीक है, तो a की जगह पर हम अल्फा सिंबल ले लेंगे, g अपॉन म्यू। तो यह है हमारा आंसर C। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या दिया है इसमें। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ऐसे ब्लॉक B बना लेते हैं, ये ब्लॉक B दिया है और इसकी वेलोसिटी है v, मींस इस डायरेक्शन में मूव होगा ये, तो एक्सल फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसका वेट इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है, तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो देख लेते हैं। मींस ये ब्लॉक यहां से जाकर यहां पर फाइनल वेलोसिटी v डैश इसके 0 होने वाली है, और टाइम पूछा है हमसे, तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या करना है, म्यू जी, हो गया, म्यू जी एक्सेलरेशन इतना है इसका। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम पूछा है, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्लिक होता है आपको, सोचो। सिंपल, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस at, माइनस साइन इसलिए रिटार्डेड मोशन है इसलिए माइनस साइन ले लिए, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी v है, a की जगह पर म्यू जी रख लेना है t, इसको इधर शिफ्ट कर दो, म्यू जी टी इक्वल टू v, टाइम पूछा था ना, v अपॉन म्यू जी, तो सिंपल आंसर है इसका d। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू s बिटवीन ब्लॉक a ऑफ मास 2 किलोग्राम, इसका मास 2 किलोग्राम, and the table as shown in figure is 0.2, मींस यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2, मींस फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हिंट मिल गई।
व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ द ब्लॉक, इसका मास कितना है, सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, ये हिंट है हमारे लिए, डू नॉट मूव, ठीक है। और स्ट्रिंग और पुली स्मूथलेस एंड मासलेस है, जी की वैल्यू 10 लेना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन मीन्स 2 to 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। डू नॉट मूव, देखो इस पर फोर्स लगा, इसका वेट mg, इसकी वजह से मूव हो सकती थी बॉडी। यहां पर टेंशन है, बट ये टेंशन तो इंटरनल फोर्सेस है, और इस पर फोर्स लगेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, देखो ये अगर मूव होना है तो ये बॉडी की जो मोशन है, एक ही मोशन इस तरफ हो सकती है ना, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ। अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है, देन ये दोनों भी मूव नहीं होंगे। मीन सिंपल, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू वेट, इसका फ्रिक्शनल फोर्स, इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इसमें, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, तो ये दोनों का ही रोल है इसमें, सिर्फ ये दोनों बैलेंस हो गए कि सिस्टम मूव नहीं होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या है फिर, म्यू एन इक्वल टू एम बी जी। म्यू एन किसके साथ बैलेंस हुआ, देखो इसके वेट के साथ, एम ए जी, एम बी जी, तो जी कैंसल। क्या पूछा है हमसे, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2, ये देखो 0.2, और इसका मास कितना है, ए का मास है 2 किलोग्राम, तो सिंपल हो गया आंसर। मास ऑफ बी कितना आएगा फिर, मास ऑफ बी इज 0.4, 0.4, ऑप्शन ये है। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन, 100 न्यूटन फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, ऐसे ब्लॉक है एक, तो इस पर फोर्स एक्ट हुआ कितना 100 न्यूटन, मास इसका 10 किलोग्राम है, ऑन अ रफ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये रफ सरफेस है, मींस म्यू है, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लेना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, याद आया, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ए इक्वल टू म्यू जी, हो गया। म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू ले लो 10, तो आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रक व्हिच एक्सेलरेट विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ऐसे ट्रक कंसीडर कर लेते हैं, तो यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है सपोज, ठीक है, तो ब्लॉक पर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो गए, इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, ट्रक सामने की तरफ जाएगा तो ब्लॉक पर इस तरफ फोर्स एक्ट होगा, ट्रक अगर सामने गया तो ब्लॉक पीछे जाएगा मींस इसकी ब्लॉक की मोशन इस तरफ होगी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगा, सपोज F फोर्स लगा, तो सिंपल अब इसको क्या करना है, द फ्रिक्शनल फोर्स पूछा, फ्रिक्शनल फोर्स ही पूछा, ऑन द ब्लॉक इज F इक्वल टू, यहां पर देखो एक कंडीशन तो ऐसे बनेगी, N इक्वल टू एम जी बना लेते हैं पहले ऐसे फर्स्ट, और इसके लिए लिखेंगे हम F इक्वल टू एफ। अब ये F के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन F, तो मास कितना था, फ्रिक्शनल फोर्स तो मिल गया ना फिर हमको, m मास है 1 और एक्सेलरेशन इसका 5 है, 1 इंटू 5 इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहां पर आंसर है हमारा 5 न्यूटन। देखो यहां पर कोई ऐसे भी सोच सकता था कि फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला ले लिया हमने म्यू एम जी, म्यू एन लिया, फ्रिक्शनल फोर्स मींस म्यू एन, और एन को लिखा एम जी, म्यू की वैल्यू 0.6 है और मास है 1, जी की वैल्यू 9.8 अगर एग्जैक्ट लिया तो इससे इसका आंसर 5.2 ऐसे आ सकता है, तो ऑप्शन में वो भी तो है, 5.88 भी है, बट यहां पर क्या पूछा था हमसे, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हाइल दिस मोशन, तो ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो गया ना, उसका मैक्सिमम कितना एक्ट हो सकता है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो इससे कम एक्ट हो रहा है,
रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 5 न्यूटन। तो ये पूछा है हमसे पार्ट, ये वाला पार्ट पूछा है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा ये ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड अगर होता तो और क्लियरेंस आ जाता। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A block has been placed on an inclined plane with slope angle theta. ऐसे एंगल है, ये एंगल थीटा और ऐसे ब्लॉक रखा है with slope angle theta. Block slides down at a constant speed. देखो यहां पर क्या वर्ड है, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड से मींस ये ब्लॉक ऐसे, जैसे हमने एंगल ऑफ रिपोज में देखा था कि ऐसे ऐसे उठाया इसको तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और पूछा क्या इन्होंने, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कांस्टेंट स्पीड है मींस इसका एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। मींस यहां पर जो एक्सेलरेशन लेते हैं ना जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो यहां पर ये जो कंसेप्ट दिया ना कांस्टेंट स्पीड, इस पर से हमको एंगल ऑफ रिपोज की हिंट मिलती है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज का हमने फर्स्ट वीडियो में लास्ट के पार्ट में बताया था मैंने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। तो सिंपल एंगल ऑफ रिपोज का फार्मूला तो ये बना था ना हमारे पास, म्यू इक्वल टू tan थीटा, ये तो फार्मूला ही है। और उन्होंने क्या पूछा, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक, अब तो काइनेटिक ही बन जाएगा ना वो, इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऑप्शन ये। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंसीडर कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ, कार की स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इसको इनिशियल स्पीड 72 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में करते थे ना हम इसे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो 18 4 जा और ये 5, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। If the coefficient of static friction between the road and tire is, mu की वैल्यू गिवन है 0.5, the shortest distance in which the car can be stopped means इसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है 0। ठीक है। तो अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, म्यू गिवन है और s पूछा है हमसे s, तो क्या याद आ रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस साइन रिटार्डेड मोशन के लिए v की वैल्यू 0, यू स्क्वायर 2, a के लिए देखो क्या रखना है, s पूछा है हमसे, ये जो a है ना, तो कार तो ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगी ना कार, तो हॉरिजॉन्टल यहां पर इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, तो यहां पर ये फोर्स लग रहा है, इंजन का जो फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में होगी तो एक्सेलरेशन कितना बताया था मैंने, एक्सेलरेशन लिखना है म्यू जी। जब बॉडी स्मूथ सरफेस पर होगी, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पर होगी, तब एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी साइन थीटा। जब बॉडी देखो, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी है तो एक्सेलरेशन इतना, अगर ऐसे स्मूथ सरफेस बॉडी इंक्लाइंड सरफेस से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन इतना। अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है मींस रफ सरफेस है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इतना लेना है ना। तो ये याद रख लो, बहुत काम में आएगा, डायरेक्ट इतना कुछ करना नहीं है। तो एक्सेलरेशन लिख लो यहाँ पर, फिर म्यू जी, देखो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो 0, इनिशियल स्पीड कितनी थी 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2, म्यू गिवन है 0.5, 0.5 जी की वैल्यू लेना है 10 इंटू एस, तो ये हो जाएगा फिर 400, ये कैंसल हो गया, कैंसल कर दो या 1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो 10s को इधर शिफ्ट करो, प्लस हो जाएगा 10s इक्वल टू 400, देन s इक्वल टू 400 अपॉन 10 कैंसल, तो आंसर आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A heavy uniform chain lies on horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0, mu की value 0.25 given, then maximum fraction of the length of the chain
दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल इज। देखो क्या इसका मीनिंग क्या है, ऐसा एक टेबल है तो टेबल पर देखो टेबल ये चेन कितना पार्ट यहां पर ये हैंगिंग है, वो पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द चेन। तो कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स उसको परसेंटेज में भी कर लेंगे। तो सिंपल देखो इसका दो पार्ट करते हैं, चेन की ये लेंथ ले लेते हैं x और टोटल लेंथ जो है उसकी l ले लेंगे। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा l माइनस एक्स। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था, ऐसे पुली का क्वेश्चन था, ये मास था m1 और ये दूसरा मास था m2। तो यहाँ पर ये फोर्स m2g और ये फोर्स इस पर फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं m1 म्यू mg, है ना। तो चेन का कुछ पार्ट यहां से ऐसे स्लाइड होते होते यहां तक आ गया, अब ये कांस्टेंट हो गया, मींस इधर का इसका वेट मींस m2g, इसका मास m2g, ये बैलेंस हुआ इसके फ्रिक्शनल फोर्स के साथ। फ्रिक्शनल फोर्स मींस m1 म्यू g, तो g एंड g कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर इनके मासेस हमको पता नहीं, तो सिंपल डेंसिटी तो सेम है लेकिन चेन की, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डेंसिटी मींस मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, टू कर लिखेंगे। और इसके लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू म्यू। अब इनके डेंसिटी भी सेम है, मटेरियल तो वही है, इसलिए 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो, कैंसिल कर दो अभी। फिर इसको हम देखो ऐसे लिखते हैं, अब वॉल्यूम मींस चेन का वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही है, इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ है इसकी l माइनस एक्स। v1 मींस इधर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही है और लेंथ है x म्यू। फिर से यहां पर एरिया एरिया कैंसल और ये पार्ट जो है हमारे पास l माइनस एक्स अपॉन नो, इसकी लेंथ हमारी x है। ये यहां पर नोटेशन चेंज, देखो इसके लिए लेंथ, ये पार्ट लिया था ना हमने m2 मींस इधर के पार्ट को बोल रहा हूं मैं m2g, ये वेट और फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ x है और इसका वॉल्यूम एरिया l माइनस एक्स म्यू। फिर एरिया एरिया कैंसिल कर देना है, क्या x अपॉन l माइनस एक्स इक्वल टू यहां पर क्या रहा अब हमारे पास म्यू। तो पहले तो हम यहां पर वैल्यू x अपॉन l माइनस एक्स से, देखो म्यू की वैल्यू 0.25 है तो इसको हम 1/4 लिख लेंगे, 1/4 मीन्स 0.25। फिर इसको थोड़ा यहां पर कैलकुलेशंस कर लेते, 4x इक्वल टू l माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x को इधर लेकर आओ, 5x इक्वल टू x, 5x इक्वल टू l, x इक्वल टू देन l/5 मीन्स ये पार्ट l/5 1/5 ऑफ l है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर, मीन्स हमसे ये पूछा है x अपॉन l, फ्रैक्शन मीन्स न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कौन सा पार्ट, x पार्ट जो हैंग ओवर वन ऑफ द एज, मीन्स ये इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास l/5 बनी और ये l इंटू 100, l कैंसल, तो 100/5 कितने हो जाएगा 20%, तो आंसर आ गया हमारा 20%। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आई थिंक 1988 का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body slides down 45 degree inclined plane in twice the time it take to slide down the same distance in the absence of friction। मीन्स क्या दिया, देखो सपोज ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर 45 डिग्री एंगल, तो ये फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन,
तो यहां पर जो टाइम लगा उसको हम सिंबल T1 दे देते। तो ये टाइम कितना लगा, ये स्मूथ सरफेस है, सेम सरफेस, ये इसको हम बोलेंगे T2। तो T1 की वैल्यू ट्वाइस T2 दी है, मींस इस पे जितना टाइम लगा होगा स्मूथ सरफेस से उससे डबल टाइम यहां पर लगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। सरफेस एंगल उतना ही है और डिस्टेंस उतना ही है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट था वो ऐसे, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, एस एस, सपोज इसको हम S1 बोल देते हैं, S2, दोनों के डिस्टेंस सेम है। बट एक चीज अलग है यहां पर, एक्सेलरेशन। याद आया, यहां का जो एक्सेलरेशन होगा, सपोज ये 2 सिंबल ले रहे हैं हम, तो 2 लिख लेंगे इसको। यहां पर एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, और यहां पर एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। ये सब बातें तो अभी तक हमने यूज कर ली ऑलरेडी। तो हम इसको अब यहां पर अगर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से अगर सॉल्व किए तो देखो ऐसे आएगा, या यहीं से स्टार्ट कर लेते ना इसको। अच्छा T1 देखो, V इक्वल S इक्वल टू S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर T1, ये इसके लिए लिखा, और इसके लिए S2 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर 2 बट इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। S1 इक्वल टू S2 है, ठीक है। S1 इक्वल टू S2, S1 इक्वल टू S2। तो S1 के लिए हम यहां पर ऐसे लिख लेंगे, हाफ A1, ये A1, हाफ A1 T1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 4, T1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 T2 स्क्वायर, ये इसके लिए 4 T2 स्क्वायर, और A1 मींस यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, ये है G साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू, ये हाफ भी कैंसिल हो गया था ना यहां पर, तो हाफ कैंसिल हुआ था, A2 नहीं, A2 तो एज इट इज है ना। A2 मींस ये सिचुएशन में एक्सेलरेशन है हमारे पास G साइन थीटा एंड T2 स्क्वायर, ये T2 स्क्वायर इधर भी है और ये भी है, तो कैंसिल हो गया। इसमें से G और G कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर लिया, उसके साथ G कैंसिल हो गया। अब क्या रहा यहां पर देखो, 4 ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इधर राइट साइड में साइन थीटा, ओके। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये 4 साइन थीटा इसको इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, और ये टर्म इधर तो 4 म्यू कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहां पर 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 4 डिवाइड में कर दिया इसको, इक्वल टू म्यू। तो वही पूछा था हमसे आई थिंक, हाँ, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो गया फिर म्यू इक्वल टू 3/4 साइन अपॉन कॉस इज tan, tan थीटा कितना है 45, 3/4 मींस कितना 0.75, tan 45 की वैल्यू 1, तो आंसर हो गया फिर 0.75, ठीक है।